क्लास 9th के एक्सरसाइज 6 का इंट्रोडक्शन सेशन है। इंट्रोडक्शन टू लाइंस एंड एंगल्स। चैप्टर के लाइंस में दो वर्ड आ रहे हैं, एक तो लाइंस और एक एंगल्स। लाइंस क्या होती हैं, एंगल्स क्या होते हैं, किस किस टाइप्स की लाइंस और एंगल्स के बारे में हमें पढ़ना है इस चैप्टर में, ये सब देखेंगे। ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं लाइंस के बारे में। लाइंस क्या होती हैं? लाइंस एक ब्रेथलेस लेंथ होती है। ठीक है, इस तरह की एक ब्रेथलेस लेंथ जिसकी चौड़ाई नहीं मापी जाती है, कभी भी सिर्फ लंबाई मापी जाती है। ठीक है, अगर एक लाइन है तो उसे लाइन कहेंगे, अगर ज्यादा हो गई तो वो लाइंस हो जाएंगी। ठीक है, आगे है इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस कौन सी होती हैं? जो एक दूसरे को कट करती हैं। ठीक है, इस तरह से एक दूसरे को कट करने वाली जो लाइन होंगी उसे कहा जाएगा इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, जो एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पर क्रॉस कर रही हो या फिर कट करती हो। आगे है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस के बारे में आप चैप्टर 5 में भी पढ़ चुके हैं। तो पैरेलल लाइंस कौन सी होती हैं? जो एक दूसरे से बिल्कुल सेम डिस्टेंस मेंटेन करके रखी। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा वो बिल्कुल सेम हो। अगर यहां पर मान लीजिए 1 मीटर है तो कहीं किसी भी पॉइंट पर, हर एक पॉइंट पर सब में 1 मीटर ही होना चाहिए। या फिर हम कह सकते हैं कि जो पैरेलल लाइंस होती हैं वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती। ठीक है, अब देखते हैं एंगल्स के बारे में। एंगल्स क्या होते हैं, किस तरह से बनते हैं? जब किसी एक सिंगल पॉइंट से दो लाइंस डाइवर्ज होती हैं। ठीक है, मान लीजिए ये सिंगल पॉइंट है, इससे दो लाइन डाइवर्ज, दो रेज निकले तो उन्हें का उससे बनता है एंगल। ठीक है, यहां पर इन दोनों रेज से बना है ये एंगल। अब टाइप्स ऑफ एंगल की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले आता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है? लेस देन 90 डिग्री। 90 डिग्री से अगर छोटा कोई एंगल है तो उसे कहेंगे हम एक्यूट एंगल। इसी तरह से राइट एंगल, राइट एंगल यानी कि इक्वल्स टू 90 डिग्री। राइट एंगल का मतलब होगा जो 90 डिग्री के एंगल हो। ठीक है, आगे है ऑब्ट्यूज एंगल यानी कि ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन 180। ऐसा एंगल जो 90 से तो बड़ा हो लेकिन 180 से छोटा हो उसे कहेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। आगे है स्ट्रेट लाइन कहें या फिर स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट लाइन और स्ट्रेट एंगल इसको एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। जब एक सिंगल पॉइंट से दो लाइन कुछ इस तरह से डाइवर्ज हो, ठीक है, एक तो इस तरफ चली जाए और एक इस तरफ डाइवर्ज हो जाए रे, तो इससे एक मान लीजिए इससे एक इस पॉइंट से ये दोनों लाइन जो डाइवर्ज हुई हैं इनसे एक सीधी लाइन बन गई। ठीक है, लेकिन एंगल तो बनेगा। अगर पॉइंट किसी भी पॉइंट से दो लाइन डाइवर्ज हुई हैं तो कोई ना कोई एंगल तो बनेगा। अगर 180 डिग्री का एंगल बन जाए, ठीक है, ये एंगल कितना हो जाए 180 डिग्री, तो इसे कहा जाएगा स्ट्रेट एंगल या फिर स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इसी तरह से आगे है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल से काफी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में भी और बुक में भी काफी क्वेश्चन दिए गए हैं, तो इसे अच्छी तरह से समझिए। ग्रेटर देन 180 लेस देन 360। रिफ्लेक्स एंगल होता है 180 से तो बड़ा और 360 से छोटा। इसको भी अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर देता हूं। मान लीजिए ये कोई हमें दे रखा है, ये कोई एंगल दे रखा है हमें। ठीक है, ये दो रे निकली हैं एक पॉइंट से और एंगल बनाती हैं। हमें निकालना है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल का मतलब क्या होगा? 180 से बड़ा और 360 से छोटा। तो अंदर तो 180 से बड़ा तो हो नहीं सकता, तो रिफ्लेक्स एंगल का मतलब होता है हमेशा बाहर से। ठीक है, इस तरह ये जो बाहर से एंगल बनाया है हमने ये होगा रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, अगर हमें अंदर की वैल्यू दे रखी होती, मान लीजिए अंदर का एंगल हमें दिया गया है x, हम रिफ्लेक्स एंगल किस तरह से निकालेंगे? हमेशा रिफ्लेक्स एंगल निकालने के लिए जो भी अंदर वाली वैल्यू है, अंदर कोई भी वैल्यू 50 60 मान लीजिए, यहां उनकी जगह हमें x दे रखा है, तो रिफ्लेक्स एंगल निकालने के लिए क्या किया जाएगा? 360 डिग्री माइनस में x। अगर हम 360 डिग्री में से x को माइनस कर दें, अंदर वाले एंगल को माइनस कर दें 360 में से, तो ये निकल के आ जाएगा बाहर वाला रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, अब बात करते हैं पेयर ऑफ एंगल्स। पेयर ऑफ एंगल्स यानी कि हमें एंगल्स का अगर जोड़ा दिया गया है, ठीक है, तो वो किस तरह से होंगे? तो इसमें सबसे पहला है कंप्लीमेंट्री एंगल्स। कंप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? जब दो एंगल्स का सम 90 डिग्री के इक्वल होता है तो उसे कहा जाता है कंप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, मान लीजिए कोई एंगल x है हमारे पास और कोई एंगल y है, तो अगर हम x और y को प्लस करें, अगर वो 90 डिग्री के इक्वल हो जाए तो ये जो x और y होंगे एंगल, ये कंप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे x की वैल्यू हमें दी गई है 40, ठीक है, ये मान लीजिए x की वैल्यू और ये मान लीजिए y की वैल्यू, तो ये दोनों 50 और 40 को अगर हम प्लस करें तो वो क्या बन जाता है 90 डिग्री। तो 50 और 40 जो है ये क्या है? कंप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। ठीक है, और यहां पर एक और चीज समझ लीजिए, मान लीजिए हमें x और y में से किसी एक की वैल्यू नहीं दे रखी है और हमें बताया गया कि x और y कंप्लीमेंट्री हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमें यहां पर ये 15 नहीं दिया गया है, तो y की वैल्यू हमें फाइंड करनी है अगर x और y कंप्लीमेंट्री हैं।
तो हम क्या करेंगे, x प्लस वाई, हमें पता है x प्लस वाई इक्वल्स टू 90, अगर ये कंप्लीमेंट्री है तो 90 डिग्री इनका सम होगा, तो x की वैल्यू पुट करेंगे, x की वैल्यू क्या होगी 40 प्लस में y इक्वल्स टू में 90, तो y की वैल्यू क्या आएगी, 40 को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 90 माइनस 40 और आ जाएगा 50 डिग्री। ठीक है, इस तरह से अगर हमें कोई एंगल नहीं दिया गया है और हमें बताया गया है कंप्लीमेंट्री एक एंगल दे रखा है एक नहीं दे रखा, तो हम दूसरा एंगल आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, ये आ जाएगा 50 डिग्री y जो है हमारा। इसी तरह से आता है सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं, जिनका सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। सपोज कर लीजिए कोई एंगल A है और कोई एंगल B है, अगर हम इनको ऐड करें और ये दोनों किसके इक्वल हो जाएं 180 डिग्री के इक्वल, तो इन्हें कहा जाएगा सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, सप्लीमेंट्री यानी कि ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 180 हो। ठीक है, इसका भी बिल्कुल सिमिलर एग्जांपल ले सकते हैं। ये एक लाइन है, इस पर दो एंगल्स बने, एक 70 डिग्री एक 110 डिग्री। अगर हम इन दोनों का सम करें तो वो किसके इक्वल होता है 180 डिग्री के, यानी कि 70 और 110 जो है वो क्या है सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। ठीक है, इसी तरह से जैसे हमने ऊपर वाले में किया था, x हमें दे रखा था, y निकाल सकते हैं। अगर हमें इसी तरह से एंगल दिए गए हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स, एक 70 है, दूसरा एंगल अगर हमें नहीं पता है तो दूसरा हम निकाल सकते हैं जैसे हमने ऊपर किया था। आगे है एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल का मतलब होगा पड़ोसी एंगल। ठीक है, किस तरह से समझेंगे इसे, मान लीजिए हमें ये कोई एंगल दिए गए हैं, पेयर दिया गया है एंगल का। ठीक है, एक ये एंगल x, एक ये एंगल y और एक ये एंगल z। पड़ोसी एंगल का मतलब जिनमें कॉमन रे हो, कॉमन लाइन हो, जिसमें जैसे z और y की कॉमन लाइन क्या है, ये वाली लाइन। ठीक है, ये वाली रे, तो ये z और y जो होगा ये एडजेसेंट एंगल्स होंगे। ठीक है, इसी तरह से y और x में भी जो है वो कॉमन रे है, ये वाली कॉमन लाइन है, तो y और x भी जो होंगे एडजेसेंट एंगल्स होंगे। इसी तरह से ठीक है, मतलब हम z और x को एडजेसेंट एंगल्स नहीं कह सकते क्योंकि इनमें कोई भी कॉमन लाइन नहीं है, इनके बीच में y आ जाता है। ठीक है, पड़ोसी एंगल। ठीक है, पड़ोसी से समझ सकते हैं, z और y पड़ोसी हैं तो उसे कहेंगे हम एडजेसेंट एंगल्स। इसी तरह से y और x जो हैं पड़ोसी हैं तो इन्हें कहेंगे हम एडजेसेंट एंगल्स, पड़ोसी एंगल को एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, पेयर ऑफ एंगल्स में आगे है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होते हैं, इसको समझते हैं इस फिगर से। हमें एक लाइन दी गई है ये AB। ठीक है, एक सीधी लाइन है AB, इसके O पॉइंट पर कुछ एंगल्स बन रहे हैं, एक एंगल X बन रहा है, Y बन रहा है और Z बन रहा है। ठीक है, सिंगल वर्टेक्स से ही रेज जो है वो इमर्ज होके तीन एंगल बना रही हैं X, Y और Z। ठीक है, और एक सीधी लाइन के एक ही साइड में बन रही है, सारे एंगल जो बन रहे हैं वो ऊपर की तरफ बन रहे हैं। तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स का मतलब क्या होगा, एक सीधी लाइन पर एक ही वर्टेक्स पर बने हुए एंगल्स का सम जो है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। यानी कि ये जो एंगल है x, y और z, इसका सम होगा 180 डिग्री, क्योंकि ये किस लाइन पर बन रहे हैं, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पर और एक ही वर्टेक्स पर बन रहे हैं। ठीक है, उसे कहा जाएगा लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। यानी कि मैं लिख सकता हूं x प्लस वाई प्लस z इक्वल्स टू में 180 डिग्री। और 180 डिग्री क्यों है, क्योंकि ये क्या है लीनियर पेयर, यानी कि एक सीधी लाइन पर एक ही वर्टेक्स पर बनने वाले एंगल्स हैं। ठीक है, आगे है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो है वो इंटरसेक्टिंग लाइंस पर बनते हैं। जब एक लाइन, ठीक है, इस तरह से होगा, ये एक लाइन है, उसको अगर कोई दूसरी लाइन इंटरसेक्ट करे, काटे, तो बनते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल असल में होते क्या है, जैसे मान लीजिए ये एंगल है A, इसका अपोजिट एंगल, अपोजिट यानी कि बिल्कुल इसके दूसरी साइड में, ये A है, बिल्कुल इसके अपोजिट साइड में, यहां पर है तो अपोजिट साइड हो जाएगी ये, तो ये हो गया B एंगल। और जो वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं ये इक्वल होते हैं, यानी कि A जो है वो B के इक्वल होगा, एंगल A और एंगल B इक्वल। इसी तरह से वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन से होंगे, यहां पर ये C और ये D भी तो वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे। ठीक है, A और B भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है और C और D भी वर्टिकली अपोजिट है। ठीक है, C का वर्टिकली अपोजिट एंगल है D और A का वर्टिकली अपोजिट एंगल है B, और जो C है वो D के इक्वल होगा। ठीक है, ये क्यों होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये 6.1 थ्योरम है, तो उसे भी देखिए आप, थ्योरम सभी देखनी है आपको। ठीक है, एंगल्स में आगे और मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है जो एक्सरसाइज 6 लाइन्स एंड एंगल्स का, वो है करस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स और को इंटीरियर एंगल्स। ये चारों टाइप के एंगल्स कब बनते हैं, जब कोई दो लाइन, ठीक है, दो लाइन को एक सिंगल लाइन इंटरसेक्ट करे, यानी कि एक सिंगल लाइन काटे,
तो यहां पर ये M लाइन है और ये N लाइन है और यहां पर L जो है इनको काट रही है, तो ये सारे एंगल्स बनेंगे। ठीक है, तो कौन सा कोरस्पॉन्डिंग होगा, अल्टरनेट इंटीरियर या फिर अल्टरनेट एक्सटीरियर या को इंटीरियर होगा, इसे समझते हैं बिल्कुल अच्छी तरह से। ठीक है, और यहां पर हम एक और चीज मान लेंगे कि जो M है और N है ये दोनों लाइंस है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है। ठीक है, तो किस तरह से होगा? सो सबसे पहले देखते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? बिल्कुल सेम डायरेक्शन में बनने वाले एंगल्स। ठीक है, जैसे L जो लाइन है वो M को यहां पर काट रही है। ठीक है, इस पॉइंट पर काट रही है, तो इस पॉइंट पर इस साइड में, ठीक है, इस साइड में कौन सा एंगल बन रहा है? एंगल नंबर 1। ठीक है, ये एंगल 1 बन रहा है। इससे आगे जाके L जो लाइन है वो N को इस पॉइंट पे काट रही है, सेम इसी डायरेक्शन में बनने वाला एंगल कौन सा है? एंगल नंबर 5। तो एंगल 1 और एंगल 5 जो है वो करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। ठीक है, बिल्कुल एक ही डायरेक्शन में बनने वाले एंगल और करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, जरूरी नहीं है कि ये लाइन पैरेलल हो तो ही ये करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। अगर लाइन पैरेलल नहीं है, इस तरह से है, अगर लाइन पैरेलल नहीं है तो ये वाला एंगल जो है ये करस्पॉन्डिंग होंगे। ठीक है, लेकिन यहां पर जो है इक्वल नहीं होंगे। अगर लाइन पैरेलल है तो एंगल 1 और 5 करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, अगर लाइन पैरेलल नहीं है तो एंगल्स जो है वो इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 5, क्योंकि M और N क्या है? ये लाइंस हैं पैरेलल हैं, तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे और करस्पॉन्डिंग भी होंगे। ठीक है, तो एंगल 1 इक्वल्स टू में एंगल 5, ये दोनों एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग एंगल है। इसी तरह से L और M को इस तरफ बनने वाला एंगल कौन सा है? 2, इस तरफ है 6, तो 2 और 6 भी जो होंगे वो क्या होंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। आगे मैं लिख सकता हूं एंगल 2 इक्वल्स टू में एंगल 6, क्योंकि ये क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, और करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो पैरेलल लाइंस पर बनते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, इसी तरह से आगे भी है इसमें। यहां पर देखिए आप एंगल 3 और 7 को, यहां पर है एंगल 3 इस तरफ बन रहा है जहां पर L और M काट रहे हैं इस तरफ, और यहां पर बन रहा है 7, तो एंगल 3 इक्वल्स टू में एंगल नंबर 7, ये भी हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स। इसी तरह से ये 4 है और ये 8 है, तो एंगल 4 इक्वल्स टू में एंगल 8, यानी कि 4 और 8 जो है ये भी हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है आपको, ये इक्वल तभी होते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स जब लाइंस पैरेलल दे रखी हो में। ठीक है, आगे है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं इसे अच्छी तरह से समझते हैं। इंटीरियर यानी कि अंदर की तरफ, यानी कि ये क्या है? M और N के बीच में बनेंगे। ठीक है, M से इस साइड में बनने वाले और N से इस साइड में बनने वाले, उसे कहा जाएगा इंटीरियर एंगल। लेकिन अल्टरनेट का मतलब क्या है? अल्टरनेट का मतलब है जो ट्रांसवर्सल लाइन, ये काटने वाली जो लाइन है इसके सेम साइड में ना बनते हों और अपोजिट डायरेक्शन में बनते हों। ठीक है, जैसे ये एंगल नंबर 3 है। ठीक है, एंगल नंबर 3 जो है L के लेफ्ट साइड में है, तो अल्टरनेट का मतलब क्या होगा? बिल्कुल इसके लेफ्ट। अगर ये लेफ्ट में ऊपर की तरफ बना है तो अल्टरनेट का मतलब इसके जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा वो राइट साइड में नीचे की तरफ होगा। तो ये ऊपर की तरफ बना है, नीचे की तरफ कौन सा बना है? एंगल नंबर 6, यानी कि एंगल नंबर 3 और एंगल नंबर 6 क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो पैरेलल लाइंस पर बनेंगे, ठीक है, पैरेलल लाइंस पर बनने वाले अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो हैं वो इक्वल होते हैं। एंगल 3 और एंगल 6 अल्टरनेट भी हैं और इक्वल भी हैं, क्योंकि हमें M और N पैरेलल दी गई है। अगर ये लाइन पैरेलल ना होती तो एंगल 3 और 6 इक्वल ना होते, लेकिन अल्टरनेट जरूर होते। इक्वल होना और अल्टरनेट होना अलग अलग बात है। पैरेलल है तो इक्वल भी है, अगर पैरेलल नहीं है तो सिर्फ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। ठीक है, तो एंगल 3 इक्वल्स टू में एंगल 6 जो है ये अल्टरनेट भी हैं, और अगर ये लाइंस पैरेलल हमें दे रखी हैं, मान लिया है हमने ये पैरेलल है, तो ये इक्वल भी हैं। इसी तरह से ध्यान से देखें आप, 3 और 6 के अलावा भी कोई सा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो यहां पर है ये एंगल नंबर 4, ये किस तरफ बन रहा है? राइट साइड में और ऊपर की तरफ। इसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होगा? 5, जो कि है लेफ्ट साइड में नीचे की तरफ। तो एंगल 4 इक्वल्स टू में एंगल 5, दोनों क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और पैरेलल लाइंस पर बन रहे हैं तो ये इक्वल भी होंगे। अब है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल का मतलब क्या होगा? बाहर की तरफ जो M और N है, ये M है और ये N है, इसके
बाहर की तरफ बनने वाले एंगल्स, ठीक है, इससे ऊपर और इससे नीचे अंदर वाले एंगल्स को छोड़ दो, ये 3 4 5 6 है, इनको छोड़ दो, 1 2 7 और 8 में होगा ये, ठीक है, जो बनेंगे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। कंडीशन बिल्कुल सेम है। अल्टरनेट यानी कि जैसे 1 है, इसका अपोजिट 1 किस साइड में बना है, लेफ्ट साइड में ऊपर की तरफ, और इसका अपोजिट मतलब इसका बिल्कुल अपोजिट सोच लेना हमें। तो 1 के अलावा क्या होगा, मतलब ये क्या है, ऊपर की तरफ लेफ्ट साइड में, तो नीचे की तरफ राइट साइड में क्या है, एंगल नंबर 8। तो 1 और 8 जो है ये क्या है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, बाहर वाले एंगल्स। तो एंगल 1 इक्वल्स टू में एंगल 8। जो भी अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं पैरेलल लाइंस पर, तो वो इक्वल होते हैं, ठीक है, सिर्फ पैरेलल लाइंस पर ही इक्वल होंगे। अगर पैरेलल लाइंस नहीं है तो ये एंगल्स इक्वल नहीं होंगे। इसी तरह से एंगल 2 और एंगल 7 भी क्या है, बिल्कुल अपोजिट है। ये इस साइड में है ट्रांसवर्सल लाइन के, ये इस साइड में है, ये ऊपर है, ये नीचे है। तो एंगल 2 इक्वल्स टू में एंगल नंबर 7, ये भी है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अब आगे है को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, इसे भी समझते हैं। जस्ट अ सेकेंड, रब कर लेता हूं मैं इसे। को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर फिर से क्या है, इंटीरियर यानी कि M और N के अंदर की तरफ बनने वाले एंगल्स हैं। ये जो लाइन है M और N, इनके अंदर वाले एंगल्स। को इंटीरियर यानी कि ट्रांसवर्सल लाइन जो है उनके सेम साइड में बनने वाले एंगल्स। जैसे यहां पर देखो, सेम साइड में दोनों एंगल्स जो है वो दोनों लेफ्ट साइड में वाले होने चाहिए, जैसे एंगल नंबर 3 और एंगल नंबर 5। और ये एंगल 3 और 5 अगर पैरेलल लाइंस पर बने हैं, मतलब ये 3 और 5 को क्या कहेंगे हम, को इंटीरियर एंगल, ठीक है। और ये जो अगर पैरेलल लाइन पर बने हैं तो एंगल 3 और एंगल 5 को अगर हम सम करें तो ये 180 डिग्री के इक्वल होता है, ठीक है। सिर्फ पैरेलल पर 180 डिग्री के इक्वल होता है, अगर ये लाइंस पैरेलल नहीं है तो 180 डिग्री के इक्वल नहीं होगा। इसी तरह से ये तो लेफ्ट वाले एंगल्स थे। अगर इंटीरियर एंगल जैसे कि 4 और 6 है, ये भी क्या है, को इंटीरियर एंगल, ठीक है। इसे भी हम क्या लिखेंगे, एंगल नंबर 4 इक्वल्स टू में प्लस में एंगल नंबर 6 इक्वल्स टू में 180 डिग्री। इनका भी सम क्या होगा, 180 डिग्री, और ये भी क्या होंगे, को इंटीरियर एंगल, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, चारों जो भी एंगल्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब जो एक्सरसाइज 6 है वो टोटली डिपेंड है इन चारों टाइप्स के एंगल्स पर, ठीक है। इसके अलावा आपको सभी थ्योरम्स करनी होंगी जो कि आपको एक्सरसाइज 6 की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। प्लेलिस्ट का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा।